देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। गलवान घाटी के बाद अब चीन ने भारत को घेरने के लिए पाक के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के सक्सगाम वैली पर सड़क और अन्य तरह के मार्ग निर्माण शुरू कर दिए हैं, जबकि सक्सगाम घाटी भारत का ही हिस्सा है। हाल में सैटेलाइट इमेज में इसका खुलासा हुआ है। भारत ने सक्सगाम वैली में चीन के अवैध सड़क निर्माण का कड़ा प्रतिरोध जाहिर किया है। इस हरकत को बंद नहीं करने पर भारत ने अपनी रक्षा का अधिकार सुरक्षित रखने की बात भी कही है। सक्सगाम घाटी पर साल 1947 के युद्ध में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था और 1963 में इसे चीन को सौंप दिया था, जिसे भारत द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। अब अगर चीन यहां सड़क बनाने में कामयाब होता है तो रणनीतिक रूप से ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा। तब चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी भारत पर रणनीतिक रूप से इस अहम घाटी के जरिए बड़ी बढ़त बनाने में कामयाब हो जाएगा। रिपोर्ट देखें। चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। चीन सियाचिन ग्लेशियर के करीब अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के सक्सगाम घाटी में एक सड़क का निर्माण कर रहा है। हाल में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि सड़क का मूल मार्ग का निर्माण पिछले साल जून और अगस्त के बीच किया गया था। चीनी सड़क अघिल दर्रे से होकर गुजरती है, जो 1947 से पहले तिब्बत के साथ भारत की सीमा के रूप में कार्य करती थी। ये सड़क ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट में स्थित है और ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कश्मीर का हिस्सा है। भारत इस पर लगातार दावा करता रहा है। वहीं भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरस्त कर दिया है। उसके बाद केंद्र सरकार आधिकारिक मानचित्र जारी किया गया था। उसमें इस क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। सक्सगाम घाटी में चीन द्वारा सड़क निर्माण किए जाने पर भारत सरकार ने सख्त आपत्ति जताई है। सियाचिन के पास चीनी गतिविधियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सक्सगाम घाटी को अपना क्षेत्र मानते हैं। हमने 1963 के तथा कथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया, जिसके माध्यम से पाकिस्तान ने अवैध रूप से इस क्षेत्र को चीन को सौंपने का प्रयास किया था। हमने जमीनी स्तर पर तथ्यों को बदलने के अवैध प्रयासों के खिलाफ चीनी पक्ष के साथ अपना विरोध दर्ज कराया है। हम अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। बता दें कि सक्सगाम घाटी पर साल 1947 के युद्ध में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था और 1963 में इसे चीन को सौंप दिया गया था, जिसे भारत द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर का हिस्सा है। ये चीन के झिंजियांग में राजमार्ग G219 के विस्तार से निकलती है और एक स्थान पर पहाड़ों में गायब हो जाती है। ये मार्ग लगभग 5300 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। कब्जे वाले कश्मीर के इस हिस्से में यथास्थिति में यदि कोई भी बदलाव होता है तो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का न केवल उल्लंघन है बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी सही नहीं है। इस तरह की और बुनियादी ढांचा परियोजना इस पर्वतीय क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य को खतरे में डाल सकती है। अब भारत सरकार ने भी चीन की इस गतिविधि पर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल चीन का मकसद सक्सगाम घाटी पर रोड बनाकर सीपेक कॉरिडोर से ग्वादर पोर्ट तक सीधी पहुंच बनाना है। चीन के CPEC प्रोजेक्ट की कीमत 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत बीते 6 दशक से लद्दाख में भारतीय इलाके की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन के अवैध कब्जे का विरोध भी करता रहा है। इसका चीन के लिए खास रणनीतिक महत्व है। अब अगर चीन यहां सड़क बनाने में कामयाब होता है तो रणनीतिक रूप से ये भारत की बड़ी हार होगी। तब चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी भारत पर रणनीतिक रूप से इस अहम घाटी के जरिए बड़ी बढ़त बनाने में कामयाब हो जाएगा। चीन खुजरा पास से पहले से ही इस क्षेत्र में भारत के काफी करीब आ चुका था। काराकोरम हाईवे भी चीन के पास है, जिसे चीन ने पाकिस्तान में बनाया था। अब भारत की सक्सगाम वैली में सड़क बनने से चीन और पाकिस्तान पहले से और करीब आ जाएंगे। धीरे धीरे चीन यहां से सियाचिन में घुसने की कोशिश करेगा। ऐसे में चीन पाकिस्तान रणनीतिक रूप से यहां भारत पर बढ़त बना लेंगे। ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।
जी हाँ, तो मुद्दा में दरअसल बात होगी शख्स गांव की, क्योंकि पीओके में जो शख्स गांव है वहां पर चीन अब निर्माण कार्य शुरू कर चुका है और सवाल इस बात को लेकर कि आखिर भारत को इससे किस तरह की दिक्कत होगी और किस मंशा के तहत चीन ये कार्य कर रहा है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ करोड़ी सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि विदेशी मामलों की जानकार है। करोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मंजू सेठ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। मंजू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। करोड़ी जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपके साथ करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम पीओके का जिक्र करते हैं, हम लगातार ये कहते हैं कि पीओके हमारा है और हम लेकर रहेंगे, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, या फिर सत्ता में बैठे तमाम नेताओं की बात करें, अधिकारियों की बात करें, ये चीजें कही जाती है। लेकिन वहां पर अब शख्स गांव में चीन की जिस तरह से दखल अंदाजी बढ़ती जा रही है, निर्माण कार्य वहां पर शुरू हो गया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं और इसके पीछे चीन की क्या मंशा देखते हैं आप? देखिए नेहा जी, ये कोई नया नहीं है। 2017 के बाद निरंतर रूप से चीन के अभिप्राय कुछ स्पष्ट नहीं लग रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले 2017 में डोकलाम किया, फिर गलवान किया, अरुणाचल प्रदेश में वहाँ दखल करती रहती हैं, वहाँ अरुणाचल प्रदेश में अलग से अपने गांव बसा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को लेकर डिस्प्यूट है, और दूसरी साइड में म्यांमार की साइड से भी भारत में हस्तक्षेप का प्रयास कर रहा है। और अभी जो हुआ है सियाचिन ग्लेशियर से, तो चीन के साथ भारत का लगभग 4000 किलोमीटर से भी लंबा बॉर्डर है, जो सियाचिन से शुरू होके और यहाँ तक अपने अरुणाचल प्रदेश तक आ जाता है। तो ये जो बॉर्डर है वो डिमार्केटेड नहीं है, और दोनों ही देशों में पूरे बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट है। तो जब तक डिमार्केशन नहीं होगा ये समस्या तो रहेगी, लेकिन अगर जो लाइन है वहां पे अगर शांति बनी रहे तो ठीक है, लेकिन चीन ऐसा नहीं चाहता है। चीन चाहता है कि अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, सुरक्षा संबंधित इंटरेस्ट है, उसको पूरा करने के लिए वो वहाँ कंस्ट्रक्शन उस एरिया में करना चाहता है, जो बहुत सा एरिया भारत का माना जाता है। जहाँ की आपने पीओके की बात बताई, तो पीओके के एरिया से ऑलरेडी जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो उधर से ही जाता है, और उसी का पार्ट अभी है जो सक्षम घाटी वाला है। तो ये चीन ये चाहता है कि जो उनका सीपेक का प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली पूरा हो। यद्यपि उस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में भी बहुत चुनौतियां हैं। बलूचिस्तान में चीनियों को बहुत सी बार कई चीनी मारे गए हैं, वहां विद्रोह हो रहा है। तो चीन के पाकिस्तान में भी विद्रोह हो रहा है, लेकिन चीन भारत को दबाव बनाना चाहता है, और जो घाटी है उसको पाकिस्तान ने अपना मान के 1963 में चीन को दे दिया है, जो कि इलीगल है। भारत ने उसको कभी स्वीकार ही नहीं किया। जब भारत ने स्वीकार ही नहीं किया तो वो तो भारत का पार्ट है। और इसीलिए हमारे विदेश मंत्रालय ने जो रेगुलर वीकली ब्रीफिंग होता है उसमें इसको कहा है कि ये चीन गलत हरकत कर रहा है, भारत के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भारत निरंतर रूप से विरोध कर रहा है। चीन जो भी बॉर्डर के ऊपर गतिविधियां कर रहा है, चाहे वो डोकलाम को लेके हो, गलवान को लेके हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, अभी जो रिसेंट घाटी में हो रहा है, सक्षम घाटी में, तो भारत निरंतर रूप से विरोध तो कर रहा है, लेकिन इससे दोनों देशों के रिश्तों में कोई सुधार नहीं होके और ज्यादा बिगड़ने की संभावना है। तो चीन को इस तरह का नहीं करना चाहिए। अब भारत आगे क्या कदम उठा सकता है, इसके लिए भारत निश्चित रूप से चीन के सामने विरोध प्रकट करेगा। अभी तो मीडिया में कहा है, प्रेस ब्रीफिंग में, लेकिन भारत निश्चित रूप से चीन के राजदूत को या चीन के एम्बेसी से बुला के निश्चित रूप से अपना विरोध दर्ज करवाएंगे, और हो सके तो बीजिंग में भी इसका विरोध दर्ज करवाने का प्रयास करेंगे। भाई चीन को यह हरकत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान चीन की दोस्ती है, ठीक है, दोस्ती रखे, लेकिन जो डिस्प्यूटेड एरिया है जिसमें भारत का क्लेम है अभी भी, तो प्रैक्टिकली तो चीन पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन लीगली जो भारत का पार्ट है, तो उस पे अगर कोई गतिविधि होती है तो इसका अर्थ ये होगा कि चीन पाकिस्तान से मिलकर भारत पे दबाव बनाना चाहता है, भारत की संप्रभुता और अखंडता में हस्तक्षेप करता है, जो भारत को कभी स्वीकार्य नहीं होगा।
तो इस तरह की गतिविधि है वो भारत को स्वीकार्य नहीं है। तो चीन निरंतर रूप से ऐसी गतिविधियां 2017 के बाद शुरू की हैं, तो इससे को कैसे रोका जाए, भारत को इसके लिए कोई इफेक्टिव कदम उठाना चाहिए। विरोध तो एक तरीका है, कूटनीतिक तरीका दूसरा है, उससे आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसके लिए भारत को सोचना चाहिए। जी नेहा जी बिल्कुल, तो उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं इन पर बात करने की जरूरत है। संजीव श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों की जानकारी। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका। जिस बात का जिक्र अभी करोड़ी जी कर रहे थे कि देखिए अभी इस वक्त ऐतराज जताना, विरोध जताना एक अलग चीज है कि आपने प्रेस ब्रीफिंग की, आपने बोला कि नहीं जी हम तो इसका विरोध करते हैं, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे या हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन वो एक्शन क्या हो सकता है संजीव जी, क्या एक्शन लेना चाहिए फिलहाल? संजीव जी आवाज मिल पा रही है आपको? संजीव जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन करोड़ी जी देखिए यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी क्योंकि आपने बहुत ब्रीफिंग के साथ आपने बताया था कि अभी तक क्या रहा और कैसे आप कर सकते हैं, लेकिन जब बात कदम उठाने की होती है तो क्या ऑप्शन फिलहाल भारत के पास है, क्या विकल्प है, कैसे इस पर आगे विरोध जताया जा सकता है और कैसे कार्रवाई की बात की जा सकती है या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए व्यवहारिक रूप से तो मंजू जी हैं जो कि विदेश मंत्रालय में काम किया, एक्सपर्ट हैं विदेश नीति कंडक्ट करने में, क्योंकि हमारा फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ। लेकिन निश्चित रूप से भारत को कदम उठाना चाहिए जो कि इफेक्टिव कदम हो। केवल प्रेस ब्रीफिंग या मीडिया में रिपोर्टिंग देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। 2017 से निरंतर कोई न कोई घटना हो रही है, तो बॉर्डर पे किस तरह से शांति बनाए रखना चाहिए। लेकिन अब भारत एक तरफ दृष्टिकोण ये भी रखता है कि भारत और चीन, जैसा भारत का दृष्टिकोण है, द्विपक्षीय मुद्दों को द्विपक्षीय तरीके से सुलझाने में भरोसा करते हैं। किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं, न भारत को है न चीन को है। तो अब दूसरा के माध्यम से नहीं हो सकता, न संयुक्त राष्ट्र संघ में जा सकता, तो दोनों पक्ष द्विपक्षीय बातचीत से कर सकते हैं। तो एक इफेक्टिव बातचीत का प्रस्ताव रखा जाना चाहिए कूटनीतिक तरीके से। हमारे मिलिट्री कमांडर्स बार बार मिलते रहते हैं, गलवान के मामले में बहुत दौर की बातचीत हो चुकी है। तो एक तो वो है कि मिलिट्री वालों का, जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनकी मीटिंग हो उस एरिया के। दूसरा है कूटनीतिक तरीके से क्या हो सकता है, हमारे विदेश मंत्रालय और चीन के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच में बातचीत हो, और अगर संभव हो तो उच्च स्तर पे बातचीत हो, आगे बढ़ा जाए। और ऐसा कदम उठाना चाहिए कि बॉर्डर पे शांति बना रहे। यद्यपि पूर्णतः समाधान अभी संभव नहीं है, जब तक बॉर्डर का डिमार्केशन नहीं होगा कोई समाधान नहीं होगा, लेकिन बॉर्डर पर शांति है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शांति कैसे स्थापित हो, तो इसके लिए मिलिट्री कमांडर्स के बीच में और हमारे कूटनीतिज्ञों के बीच में बातचीत होनी चाहिए जिससे शांति स्थापना हो सके। और चीन जिन गतिविधियों में इन्वॉल्व है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उनको इमीडिएटली उनको बंद कर देना चाहिए और उसके बाद बातचीत शुरू करनी चाहिए। और अगर चीन वो गतिविधि बंद नहीं करना है तो बातचीत संभव ही नहीं होगी। तो बातचीत कैसे हो, इसके लिए चीन को इमीडिएटली जो भारत का विरोध है उसको मानते हुए अपनी कंस्ट्रक्शन गतिविधियां हैं उसको बंद कर देना चाहिए। और भारत को उसके लिए चीन को अपना मैसेज देना चाहिए कि ये गतिविधि बंद कीजिए और बातचीत शुरू कीजिए, जिससे हम शांति स्थापना की तरफ आगे बढ़ सकें। मेरे ख्याल से इस वक्त वही हो। सैनिक समाधान, अगर हम चाहें कि सैनिक समाधान की तरफ जाएं और युद्ध की तरफ जाएं, वो मेरे ख्याल से कोई इस वक्त व्यवहारिक नहीं होगा। उस सीमा तक नहीं जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि बातचीत से मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत और कूटनीतिज्ञों की आपस में बातचीत होगी, उससे कुछ शांति की स्थापना की तरफ हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं। समस्या का समाधान नहीं, शांति स्थापना की तरफ बढ़ सकते हैं। जी नहीं, भारत की तरफ से तो सर हमेशा से ही शांति स्थापना की बात की जाती है, लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि सामने वाला देश क्या चाहता है। क्या वो चाहता है कि शांति स्थापना हो, वाकई शांति की तरफ आगे बढ़ा जाए? संजीव जी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संजीव जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 संजीव जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या लगता है आपको कि जो हालात और जो स्थितियां हैं, चाहे हम अरुणाचल प्रदेश में पूरी तरह से गांव बसाने की बात करें या फिर गलवान घाटी की बात करें, जो चीन की हरकत अभी तक सामने आई, या फिर लगातार अरुणाचल प्रदेश में अंदर घुसने की कोशिश की जाती है,
अब सवाल इस बात को लेकर है, अब जो ताजा मामला सामने आया है वो शक्सगाम वैली का सामने आया है कि पीओके में शक्सगाम वैली में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है चीन की तरफ से। लेकिन सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अभी करोड़ी जी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए एक शांति बहाली की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब ना वो हालात है ना स्थितियां हैं कि हम युद्ध करें या जो दूसरे विकल्प हैं उनकी तरफ देखें, बल्कि शांति बहाली की तरफ हमें अग्रसर रहना चाहिए। लेकिन क्या ये एक तरफा हो सकता है, और क्या आपको लगता है कि इस वक्त चीन भी शांति बहाली चाहता है, और अगर चाहता तो ये स्थितियां आती क्या? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना जो है भारत की टेरिटरी पर, जो कि इलीगली ऑक्युपाइड है, पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो पाकिस्तान के इलीगल ऑक्युपेशन में है। और उसी तरीके से ये जो शक्सगाम वैली है, जिसको कि पाकिस्तान ने 1963 में एक अवैध तरीके से इसका जो ट्रांसफर है वो चाइना को कर दिया था, जिसको कि भारत ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में 1963 की ये जो डील थी वो भारत को बिल्कुल अस्वीकार्य है, क्योंकि ये इलीगल ऑक्युपेशन है। और जाहिर है कि इस तरीके की जो इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी पर चाइना जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज कर रहा है, उसके पीछे जाहिर है कि भारत को घेरने की उसकी साजिश है। उन इलाकों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी वो कर रहा है, और अपने जो भी अनेक जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का और विस्तार देने के लिए, उसकी कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराने के लिए जाहिर है कि वो अब शक्सगाम वैली में भी इस तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहा है, जो कि भारत को स्वीकार नहीं हो सकता। और भारत ने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया है। और ये जो विषय है, जाहिर है कि भारत और चाइना के बीच में जो अनेक सीमा के टेरिटरी को लेकर के जो अनेक विषय हैं, उनमें ये भी शक्सगाम वैली का भी जो इलीगल ऑक्युपेशन है वो भी एक विषय है। और चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं उसको देखते हुए ये लगता है कि चाइना आने वाले भविष्य में भारत के विरुद्ध वेस्टर्न फ्रंट पर भी चुनौतियां पैदा कर सकता है। और पाकिस्तान और चाइना का जो एक नेक्सस है, जो गठजोड़ है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत को जो टू फ्रंट के स्तर पर आने वाली जो चुनौती है, टू फ्रंट वॉर के लिए भी भारत को अपनी तैयारियां करनी होंगी। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, ये चाइना और पाकिस्तान के इस गठजोड़ को समझता है। और चाइना जिस तरीके से पीओके में, गिलगित बल्तिस्तान में, शक्सगाम वैली में अब अनेक इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, तो भारत के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है, और भारत को इसको लेकर के आगाह क्या ये मिली भगत की तरफ भी इशारा करती है? संजीव जी, ये पाकिस्तान और चाइना की मिली भगत की तरफ भी इशारा करती है कि दोनों मिलकर भारत पर किसी तरह का दबाव बनाना चाहते हैं? संजीव जी, चाइना और पाकिस्तान की जो टू फ्रंट से भारत को घेरने की जो उनकी साजिशें होती हैं, जो रणनीतियां होती हैं, उसका हिस्सा है। और यदि कभी किसी तरीके की युद्ध की स्थिति बनती है या भारत और चाइना के बीच में या भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इस तरीके का जो गठजोड़ है इन दोनों राष्ट्रों का, वो एक्टिव हो सकता है। और उस तरह की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत के जो डिफेंस प्लानर हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व है, वो सभी इस बात को लेकर के लगातार चिंतन मनन करते हैं। और भारत को जाहिर है कि चाइना की जो एक विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, आधिपत्यवादी जो उसकी जो सोच रहती है, और चाइना की और पाकिस्तान की जो आतंक परस्त सोच रहती है, उसमें एक जो गठजोड़ है वो निसंदेह भारत के लिए बड़ी चुनौती है। और भारत को ऐसी किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को लेकर के लगातार अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। जहां तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रश्न है, तो जाहिर है कि जब चाइना के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया जा रहा था, तो उस समय उसने भारत को भी अपने इस BRI वाले जो सम्मेलन में आयोजित किया था। लेकिन भारत ने जो पीओके में और गिलगित बल्तिस्तान में जो एक इलीगल, भारत की बिना किसी अनुमति के वहां पर जो BRI के जो प्रोजेक्ट CPC के माध्यम से चलाए जा रहे थे, उनको ध्यान में रखते हुए भारत ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और भारत चाइना के इस BRI का जो प्रोग्राम है उसके उपनिवेशवादी चरित्र से भी वाकिफ है, अच्छी तरह से वाकिफ है। इसी वजह से भारत ऐसे किसी भी प्रयासों का कि जिसमें कि भारत की टेरिटरी पर इलीगल ऑक्युपाइड करने का, उस पर कंस्ट्रक्शन करने का या भारत को घेरने की जो साजिशें होंगी, भारत उसका विरोध करेगा। और भारत ऐसी तैयारियां कर रहा है जिसकी की वजह से आज इस तरीके की टू फ्रंट की स्थितियों को डील किया जा सके। यदि आज चाइना और पाकिस्तान
भारत को टू फ्रंट पर घेर सकते हैं। तो आज भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड जैसा जो एक पार्टनरशिप बन रही है, वो उन्हें 4 फ्रंट पर घेर सकता है, मल्टीपल फ्रंट पर घेर सकता है। तो ये जो भारत की जो स्वयं को अपनी रक्षा की जो तैयारियां हैं भारत की मजबूत हैं, और भारत इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के माध्यम से भी किसी तरह की जो टू फ्रंट की वॉर की अगर स्थिति आती है उसको डील करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, और ये जाहिर है कि भारत की रणनीति का अनिवार्य आवश्यकता है। जी ठीक है करुण जी, क्योंकि अब तो हम जाहिर तौर पे ऐसा कदम उठाने की जरूरत है कि एक तीर से 2 निशाने लगे, पाकिस्तान और चाइना दोनों को ही अभी साधना होगा। और क्या वाकई आपको भी लगता है कि कई बड़ी चुनौतियां फिलहाल भारत के सामने हैं, क्योंकि चाइना से तो निपटना ही है, लेकिन पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं बड़ा जवाब देना होगा, और आने वाले भविष्य में इसका किस तरह का प्रभाव देखते हैं सर? देखिए नेहा जी, जैसा संजीव जी ने बताया कि भारत को जो कुवैत के मेंबर्स हैं या दूसरे देशों से मिलकर चाइना पे दबाव बनाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। हाँ। उससे सिचुएशन ज्यादा एस्केलेट हो सकती है, ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरे ख्याल से भारत साइड इसी नीति पे चल रहा है। ताइवान के मामले में भारत बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। जब कुवैत के मिलिट्री एक्सरसाइज हुई साउथ चाइना सी में, तो भारत ने ज्वाइन नहीं किया, बाकी 3 देश थे कुवैत के। तो भारत फिलीपींस से बाइलेटरल रिलेशन रख रहा है, और साउथ चाइना सी में भारत हस्तक्षेप नहीं कर रहा। भारत से सिंगजियांग जो प्रोविंस है उसके मामले में लेके भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। इवन अटल बिहारी जी के टाइम में तिब्बत को भी चाइना का अंग मान लिया है। तो भारत का हमेशा प्रयास रहा है कि चीन के साथ एक विश्वास बहाली हो और अविश्वास का संकट नहीं पैदा हो। तो भारत का दृष्टिकोण सकारात्मक रहा है, लेकिन अब चीन जिस स्थिति में जा रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर भारत सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रहा है ताइवान को लेके या सिंगजियांग को लेके, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, तो पाकिस्तान के साथ मिलके चीन भारत पे क्यों दबाव बनाना चाहता है? तो इसके लिए हम सामान्यतः कहते हैं कि चीन अपना स्टिंग और पल्स की नीति के तहत भारत को घेरना चाहता है। दूसरी तरफ चीन वाले कहते हैं या ये मानते हैं कि भारत है के पास एक नेकलेस ऑफ डायमंड है, तो भारत भी चीन को कर्टेल करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, ये भारत मेरे ख्याल से बहुत फूक के कदम रख रहा है। चीन को प्रोवोक नहीं करना चाहता, ट्रस्टबाजी का प्रयास कर रहा है, विश्वास तोड़ना नहीं चाहता। फिर भी चीन जिस तरह का एग्रेसिव है वो तो उसका कोई न कोई जवाब तो देना चाहिए। तो इसके 2-3 स्टेज हो सकते हैं। एक तो ग्राउंड सिचुएशन है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वो मिलिट्री एक्सरसाइज हो सकती है। दूसरा डिप्लोमेटिक लेवल पे हम बाइलेटरल लेवल पे क्या कर सकते हैं। तीसरा मल्टीलेटरल लेवल पे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली चाइना को ये मैसेज कैसे दे सकते हैं कि भारत ऐसी स्थिति को टॉलरेट नहीं करेगा जो भारत की संप्रभुता और अखंडता में हस्तक्षेप हो, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान का जो सक्षम घाटी है वो पार्ट है, और वो जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो भारत का एरिया है, और पाकिस्तान उसमें डिस्प्यूट लिए बैठा है, पाकिस्तान से ने ऑक्युपाई कर रखा है, और उसका कुछ पार्ट चीन को पाकिस्तान ने दे दिया है, जो कि पाकिस्तान देने के लिए अथोराइज ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग लेवल पे भारत को प्रयास करना चाहिए। जो ग्राउंड सिचुएशन है वहां पे अब प्रयास करना चाहिए कर्टेल करने का, फिर बाइलेटरल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, और फिर मल्टीलेटरल लेवल पे चीन को ये मैसेज देना चाहिए इनडायरेक्टली कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता को लेके कहीं भी किसी भी रूप में समझौता नहीं करेगा, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। और अगर चीन इस तरह की दूरी बनाना चाहता है पाकिस्तान से मिलके, तो वो चीन के नेशनल इंटरेस्ट को भी हर्ट करेगी। चीन को कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो इस तरह का मैसेज भारत को देना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा एफर्ट होना चाहिए। अभी मिलिट्री एक्शन का समय तो नहीं है, और न ऐसा एक्शन इस वक्त लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में मिलिट्री एक्शन में इजराइल और पैलेस्टीन का मामला है, वहाँ यूक्रेन, अजरबैजान और वहाँ पे उनका आपस में डिस्प्यूट चल रहा है,
ताइवान को लेके स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, यूक्रेन को लेके अच्छी नहीं, तो ऐसी स्थिति में दुनिया ऑलरेडी बहुत से संकट से गुजर रही है। तो ये फ्रंट खुल जाए तो बहुत नुकसान होगा, पूरा विश्व समुदाय को नुकसान होगा, केवल चीन और भारत को नहीं होगा। तो इसके लिए भारत को अलग अलग स्तर पे प्रयास करना चाहिए। हाँ। और चीन की ऐसी गतिविधियां हैं उन पे लगाम लगनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए। अब किस तरह से रोक सकते हैं ये तो हमारे नीति निर्माता ही तय करेंगे क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरह का बॉर्डर है उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो टेरेन है, हिली टेरेन है। हाँ। तो उसमें कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है कि अभी जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, हाँ। इसके बारे में कंफ्यूजन हो जाता है। अगर क्लियर प्लेन हो तो वहाँ मालूम हो जाता है कि भाई एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल ये है। लेकिन जब सर, माफ कीजिएगा, इस तरह का है आपको, तो उसमें क्लियरिटी नहीं आती है एक्चुअल लाइन ऑफ हाँ। कंट्रोल की, और उससे कई बार कंफ्यूजन में भी स्थिति बिगड़ जाती है। तो एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करें। बॉर्डर जो एक्चुअल लाइन है उसमें उसको बार बार तोड़े नहीं, एक दूसरे के तरफ हस्तक्षेप न करें, यही एक स्टेज हो सकता है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया करुणी जी आपका, और संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।